एक मई से झारखंड में शुरू होगा जनगणना का प्रथम चरण। अधिकारियों ने दी जानकारी। 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर जुटाएंगे आंकड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई नीतिगत फैसले। जन कल्याणकारी योजनाओं को मिली मंजूरी। 3 युवाओं का शव मिलने के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने हजारीबाग पहुंचकर की परिजनों से मुलाकात। जांच का दिलाया भरोसा। भाजपा ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। और मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड के बच्चों का कमाल। मुख्यमंत्री ने कहा, यह शानदार उपलब्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने बरेका में आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ परिवारवादी दल नारी शक्ति से भयभीत हैं और नहीं चाहते हैं कि महिलाएं विधानसभा और संसद तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को विकसित भारत की नींव बताया। श्री मोदी ने कहा कि देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जत घर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले। 1 मई से झारखंड में जनगणना का प्रथम चरण शुरू होगा। झारखंड स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज रांची में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारियां गोपनीय रहेंगी। कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया
कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से स्वगणना अभ्यास के साथ शुरू होगा। यह प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगा। स्वगणना का विकल्प डाटा ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून 2026 तक किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखंड राज्य में यह जनगणना का प्रथम चरण 1 मई 2027 से प्रारंभ होना है और यह प्रक्रिया 14 जून 2027 तक चलेगी। ये जनगणना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। अभी हम लोग प्रथम चरण की प्रक्रिया और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या टाइमलाइन्स हैं, हम लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, इसके संबंध में जानकारी आपको उपलब्ध कराने, अगर किसी को इस संबंध में आम जनता को कोई समझने में या क्या है, पहली बार डिजिटल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, मीडियम का प्रयोग हो रहा है, मोबाइल ऐप्स का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर पोर्टल का उपयोग हो रहा है, तो इन सब के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक सह राष्ट्रीय प्रशिक्षक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 16 मई से 14 जून 2026 जनगणना कर्मी प्रत्येक घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जनगणना का दूसरा व वास्तविक चरण 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। जनगणना के लिए जो प्रत्येक जिले में, यहाँ 24 जिले हैं और 264 प्रखंड हैं, तो जिलों के जो उपायुक्त होते हैं, प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में होते हैं, और जो चार्ज ऑफिसर वीडियो होते हैं, उनको चार्ज ऑफिसर करते हैं। उनके अंतर्गत ये सारा काम का पर्यवेक्षण और संपादन होता है। तो पहले चरण में हम लोग सेंटर को करते हैं, मकानों को सूचीबद्ध करते हैं, उनकी गणना करते हैं, ताकि जो दूसरा चरण हमारा 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक होगा, तो रिजल्ट राउंड 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक 2027 में होगा। इसलिए इसको जनगणना 2027 कहते हैं। तो 2026 में हम लोग गृह गणना का कार्य करेंगे और इसमें इंस्टीट्यूशनल और बेघर की गणना या उसका कोई रिकॉर्ड हम लोग नहीं लेंगे, केवल घर की गणना जो समान परिवार का उसको लेंगे। जनगणना 2027 को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए डाटा ऐप के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वेब आधारित पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रदान की है। इनमें विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने के बाद राज्य में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। बैठक में रांची के 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर एट अरगोड़ा चौक फ्रॉम हरमू टू डिब्डी ब्रिज नियर सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट। इसकी कुल लंबाई है 3.804 किलोमीटर्स और कुल सन्निहित राशि जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई 469 करोड़ 62,12,300 रुपये। यह हरमू से लेकर के अरगोड़ा चौक हरमू, यहाँ काव रेस्टोरेंट के निकट से लेकर के डिब्डी ब्रिज सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट तक, और इसमें कठल मोड़, चापूटोली और अशोक नगर, वहाँ पर भी इस फ्लाईओवर के लेग्स होंगे। प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर सर्विस पथ सहित
कुल लंबाई 3.216 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु 351 करोड़ 14,44,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला हजारीबाग में नियमों के विरुद्ध वन विभाग की 5 प्लॉटों की जमाबंदी कराने से जुड़ा है। आरोप है कि उपायुक्त रहते हुए श्री चौबे ने सरकारी जमीन को निजी स्वामित्व में बदलने की साजिश रची थी। राज्य में पुलिस विभाग से संबंधित कोषागार घोटाले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज रांची में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 10,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। श्री शाहदेव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग दोहराई है। मैं आपका ध्यान जो हमारे वित्त मंत्री जी थे उनके एक बयान की ओर दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए अगर ये अखबार की कटिंग है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला हिसाब है। उन्होंने कहा खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हैं और इसका कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, जब राज्य के वित्त मंत्री मान रहे हैं कि 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो उसका कोई हिसाब नहीं है, तो हम उनसे बस एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें शक है ये जो ट्रेजरी घोटाला है उस घोटाले का क्वांटम शायद 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। 3 युवाओं की संदिग्ध मौत के मामले की जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से बातचीत की और प्रशासन को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मामले के हर पहलू पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इधर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को बताया इस दौरान एक निजी चैनल के पत्रकार के सवाल पर मंत्री के समर्थक भड़क उठे और उनके सामने ही पत्रकार के साथ बदसलूकी और हाथापाई करने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद हजारीबाग के पत्रकारों में आक्रोश है। हजारीबाग में पत्रकार से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर हमला बोला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं ने स्थानीय पत्रकार से दुर्व्यवहार किए जाने को निंदनीय बताते हुए मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की है। नेताओं ने हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को मामले में केस दर्ज करने और घायल पत्रकार के इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई हब की नींव रखी। गूगल इस परियोजना में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण सेवाएं प्रदान करेगा। अदानी कॉनेक्स और एयरटेल एनेक्स्ट्रा इस परियोजना में भागीदार हैं। में राज्य भर में 6.5 गीगावाट का डिजिटल हब विकसित करना है।
इस परियोजना से एआई, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इससे बड़े उद्योगों के साथ साथ दूसरे भारतीय एआई स्टार्टअप्स को भी लाभ होगा। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक निर्णायक उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5 वर्षों में लगभग $15 बिलियन का ये निवेश राज्य में 5 से 6 हजार प्रत्यक्ष नौकरियां और कुल 20 से 30 हजार नौकरियां पैदा करेगा। Chandrababu Naidu ji, he built the Cyberabad part of Hyderabad, that cyber tower, which became the journey of our IT services, and today he is building the AI data hub here. I think Visakhapatnam will be called as AI Patnam. Salute to the vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who thought so big that when the entire world is moving towards a totally new cycle of technology, he said we should take the lead in this technology, because in the past we missed out many cycles as a country and as a civilization, but now we should not miss out on any cycle of technology. पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक नागरिक केवल नेशनल अवार्ड्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। के लिए नामांकन और अनुशंसाएं 15 मार्च 2026 से शुरू हो गई हैं, जो कि केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में प्रारंभ किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए ये दिए जाते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले लोगों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो गई हैं। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कड़ी में आयोग ने 142 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के विशेष इंतजाम किए हैं। खासतौर पर चिन्हित 7 जिलों में मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देते हुए दो टूक कहा है कि यदि कोई गड़बड़ी या एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन यानी पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे तेल, एलपीजी और पीएनजी के आयात पर कुछ असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी परिवहन आपूर्ति को 100% के स्तर पर बनाए रखा गया है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की अगर हम सेल देखें तो अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,75,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है और कल लगभग 9,578 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई। ऑटो एलपीजी अभी अप्रैल के महीने में लगभग 9,500 टन की सेल हुई और
अगर हम ऑटो एलपीजी की सेल का आंकड़ा फरवरी के महीने में देखें तो ये लगभग 5,000 टन थी। तो अगर आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलपीजी की सेल पीएसयूज में लगभग दोगुनी हो गई है। इसके चलते जो प्रतिदिन हमारा एवरेज है अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे है और यही एवरेज जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ग्रोथ काफ़ी अधिक देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी 26 में हमने लगभग 21 लाख ओएमसीज ने लगभग 21.7 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल की थी और अगर अप्रैल के महीने में अब तक ये देखें सेल देखें तो लगभग 20.32 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। चतरा में सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। जिले की पुलिस ने पंजाब और चतरा के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक अफीम समेत अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क झारखंड से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस पर हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक अभियान है। इस अवसर पर गढ़वा सदर अस्पताल में सहियाओं के बीच पोशाक वितरित किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि यह पोशाक उन्हें जनता से जुड़ने में मदद करती है, साथ ही कार्य के प्रति उनका दायित्व बोध भी बढ़ाता है। बांट रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ऑफिस से और ये हर सीएचसी में हर पीएचसी में सहिया बंडी बांटा जा रहा है। ये एक प्रतीकात्मक है बंडी कि जब भी सहिया फील्ड में जाएंगी तो इसको पहन करके जाएंगी तो उनमें थोड़ी सी अनुभूति होगी कि वो भी सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रही हैं। सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम लोग की ये सहिया किट मिला है, जिसको एक मतलब ड्रेस के तौर पर है। इसको पहनकर हम लोग अपने वार्ड में निकलेंगे और हमारी पहचान है कि हम लोग सहिया स्वास्थ्य विभाग से कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर कमाल किया है। कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों ने देश भर के प्रतिभागियों के बीच अंग्रेजी दक्षता का परिचय देते हुए मुंबई में नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवाया है। बच्चों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे शानदार उपलब्धि बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी शिक्षकों और अभिभावकों को इसके लिए बधाई देता हूं। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता लिफ्ट फॉरवर्ड संस्था द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें झारखंड सरकार और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के प्रयासों से बच्चों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रुति ने पत्रकार वार्ता कर लापता बच्ची के मामले में लोगों से जानकारी साझा करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए गुमला पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि लापता होने के समय बच्ची की उम्र लगभग 13 वर्ष थी, जो वर्तमान में लगभग 21 वर्ष हो चुकी है। उस समय बच्ची का कद करीब 4 फीट था। गुमशुदगी का यह मामला 6 फरवरी 2020 को दर्ज किया गया था। इसके बाद से पुलिस तकनीकी एवं भौतिक स्तर पर लगातार छानबीन कर रही है। जो पीड़िता है ये जब गुमशुदा हुई थी तब ये कुछ 13 से 15 वर्ष की थी और आज वर्तमान में ये कुछ 21-22 वर्ष की होंगी। तो हमने एसपी सर के माध्यम से एसपी सर ने इसमें 2 लाख का इनाम घोषित किया है। पहले भी सारे अखबारों में ये चीज आई है कि अगर किसी को भी कोई भी जानकारी मिलती है पीड़िता के संबंध में जिनका नाम संजीता कुजूर, संजीता ओराइन या संजीता कुमारी है और जिनकी उम्र वर्तमान में 21 वर्ष की है,
जो रहने वाली खोरा जामटोली गांव की है। खोरा जामटोली गुमला थाना पड़ता है, गुमला की है। अगर इस बारे में किसी को भी कोई भी छोटी से छोटी जानकारी भी मिलती है तो कृपया सामने आए, डरे नहीं, पुलिस की मदद करें। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी बरामदगी जल्द से जल्द हो। धनबाद जिले के चिरकुंडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11,000 वोल्ट का तार टूटकर सड़क पर गिरने और उसकी चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और चिरकुंडा पंचायत मुख्य सड़क को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि जर्जर तार की शिकायत कई बार विभाग से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गरीब का मरा है, उनके लिए तो रोजी रोटी का पूरा जुगाड़ है। ये बिजली डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं लापरवाही है, जिसके कारण ऐसी घटना बहुत बार हुई है यहाँ पे। और अभी मुआवजे के तौर पे उन्हें कुछ देकर शांत कर दिया जाएगा, लेकिन आए दिन ऐसी घटना घट रही है। वो तार वहाँ से टूटा और जियो फाइबर में लाइन करंट आया, जिसके चलते 3 मवेशी 1 घंटा पहले तड़प के मर गए। वो तो अच्छा हुआ कि कोई कैजुअलिटी मतलब जेंट्स का नहीं हुआ, आदमी का नहीं हुआ, नहीं तो क्या स्थिति रहता है। IIT ISM धनबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची के सहयोग से 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट सेवा शिविर की आज से शुरुआत हुई। शिविर का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने किया। यह शिविर 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं कैंपस में ही उपलब्ध कराई जाएंगी। मोबाइल वैन के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई गई है। इस पहल से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को काफी सुविधा मिल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 मई से झारखंड में शुरू होगा जनगणना का प्रथम चरण। अधिकारियों ने दी जानकारी। 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर जुटाएंगे आंकड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई नीतिगत फैसले। जन कल्याणकारी योजनाओं को मिली मंजूरी। 3 युवाओं का शव मिलने के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने हजारीबाग पहुंचकर की परिजनों से मुलाकात। जांच का दिलाया भरोसा। भाजपा ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। और मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड के बच्चों का कमाल। मुख्यमंत्री ने कहा, यह शानदार उपलब्धि।